नाज़रीन वेलकम बैक। बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां पे हमने बात को ख़त्म किया कि पाकिस्तान के अंदर दो बहुत बड़ी पॉइंट्स है डिबेट के। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि हिंदुस्तान के साथ डील कैसे करना है। एक पाकिस्तान में तबका फ़िक्र है, बल्कि जिसने 2007 और 8 के बाद और जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के नुकात को या उसके रेफरेंसेस को ड्रॉप करने की बात की, और फिर 2008 के बाद तो बिल्कुल ही सूरत हाल ऐसी हो गई कि पाकिस्तान में डिबेट यही थी कि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत है, अमरीका उसके साथ है, हमें हर कंडीशन पर हिंदुस्तान के साथ सुलह जो है वो करनी चाहिए, लेकिन सुलह हो नहीं सकी। और दूसरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन ही पे कुछ सुलह हुकूमतें करेंगी और उसको फोर्स करेंगी, उसको नाफिज़ अमल करने की कोशिश करेंगी, वो कभी सस्टेनेबल नहीं होगा और उससे पाकिस्तान में मजीद बदमनी होगी, कयास होगा। अहमद कुरैशी साहब, ये आर्गूमेंट कोई इतना आसान नहीं है जितनी आसान जुबान में आपने इसको सम अप कर दिया था ब्रेक से पहले। नहीं, ये बहुत आसान है। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ, एक चीन और बरतानिया की हांगकांग के ऊपर, और दूसरी जो है जो हालिया ईरान के जो न्यूक्लियर डील हुई है। और दोनों के अंदर आप मिसाल देखें कि पल्ला जो है वो चीन हांगकांग वाले मसले के अंदर जो है चीन जो है फॉर द बेटर पार्ट ऑफ 100 ईयर्स जो है हांगकांग के मसले के ऊपर जो है चीन के मौक़िफ़ हमेशा कमजोर रहा, और चीन इस पोजीशन में नहीं था कि वो बरतानिया का मुकाबला करे, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट निगोशिएशंस में जो है बराबरी रखी, उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, चाइना ने बराबरी रखी, और एंड के अंदर जो है फाइनली उनकी टर्म्स के करीब करीब जो है वो मसला। अच्छा, अब जरा रुके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी योर पॉइंट। देखिए, इसमें कोई कलाम ही नहीं है कि चीन की मईशत जहां 30 साल पहले थी और जहां आज है, और जब 10 साल पहले 15 साल पहले हांगकांग का फैसला हुआ है, 97 के अराउंड हुआ है ना, कब एग्जैक्टली नहीं, असल फैसला तो हो गया था मार्गरेट थैचर के ज़माने में हो गया था, 80s में फैसला हो गया था। लेकिन चीन में बुनियादी तौर पर जब आप माशी तौर पर इतने मुनहसिर होंगे आलमी ताकतों पर, तो आप बराबरी नहीं कर सकते। हिंदुस्तान भी बहुत मुनहसिर है, लेकिन हम ज्यादा मुनहसिर है। अहमद ने उसको ठीक डिस्क्राइब नहीं किया। चीन ने कमजोरी पे एग्रीमेंट किया नहीं, चीन वेट करता रहा, जैसे कि ताइवान पे नहीं कर रहा। नहीं तो आप भी तो यहाँ कौन कह रहा है कि आप एग्रीमेंट कर लें? यहाँ आपको देखिए ना, हम तो एग्रीमेंट करते हैं। नहीं, मैं आपसे आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, जो आपने जैसे उसको प्रपोज किया, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान को लिख के देने के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि हम इसको हम बात ही ना करें। अगर हम वीक हैं, देखिए हम लिख के दे नहीं सकते क्योंकि हमारे दस्तूर में मौजूद है कश्मीर के मामला। नहीं, हम उसको खत्म करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। और करें हम क्या करें? मैं गुजारिश करूं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान नाराज होता है अगर हम कश्मीर का जिक्र करेंगे, तो हम उसको हटाते चले जा रहे हैं ताकि कि हिंदुस्तान की सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी मुतासर ना हो। ये कर रहे हैं हम। और हिंदुस्तान ने क्या किया स्ट्रेटेजिकली तौर पर कि उन्होंने मुंबई को कश्मीर से ज्यादा बड़ा करके देखिए, वो उनकी सिफारती, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं बिल्कुल प्रोग्राम की इब्तिदा में, कि आप सिफारती तौर पर दुनिया में आप खुद कमजोर भी हैं, अपने दीगर मामलात की वजह से बहुत सारी ताकतों ने गैंग अप किया हुआ है, और दूसरे, यार मेरी बात मुकम्मल करने दे, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता डिस्टेंस पे, मैं बात मुकम्मल कर लूं, मेरी बात तो पूरी होने दे। आप बात पूरी होने दो, मैं आता हूं आपकी तरफ क्विकली। इसमें जो गुजारिश है वो ये है कि आपको ये तो कोई नहीं, देखिए आपने जो डिफाइन किया ना कि 2 ग्रोह यहाँ हैं 2 ग्रोह वहां हैं, पाकिस्तान में इत्तेफाक से 3 ग्रोह हैं, 2 नहीं है। हिंदुस्तान में बड़ी क्लैरिटी है, ये हॉक्स हैं या डव्स हैं। पाकिस्तान में 3 तरह के लोग हैं। पाकिस्तान में बाज लोग ऐसे मौजूद हैं, पाकिस्तान के अपने मखसूस सियासी हालात की बिना पर जो रहे हैं 50 बरस से, जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान जो भी कहता है दुरुस्त है और पाकिस्तान जो भी कहता है गलत है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई तबका मौजूद नहीं है। सही है। पाकिस्तान में एक तबका ये कहता है कि पाकिस्तान जो भी कहता है वो दुरुस्त कहता है, या पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट जो कहता है वो दुरुस्त कहता है, और उसको डिफेंड करता रहता है सुबह शाम। दूसरा तबका कुछ और लोगों का भी है जो ये समझता है कि ना वो हमेशा सच बोलते हैं ना हम हमेशा झूठ। छोटा सा ही है, वो छोटा सा है, लेकिन सैनिटी को थोड़े से लोगों में भी अगर हो तो बात आगे बढ़ सकती है। तो ये बुनियादी तो चीन की मिसाल जो है। जी अहमद, आपका भी और इरशाद साहब की तरफ। जी अहमद, मुझे इजाजत दीजिए। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया उफा में, और वजीर आजम हमारे नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है दुनिया के अंदर, वो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हमारे, ये तो मैंने कहा ही नहीं है, ये तो मैंने नहीं कहा। हारिस खलीक साहब अभी कह रहे थे कि हमारी इतनी स्टैंडिंग नहीं है, हम स्टैंड नहीं ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपकी चीन और बरतानिया के ताल्लुकात में तब्दीली तब आई। इरशाद आरिफ साहब से पूछते हैं, इकोनॉमी बरतानिया से बड़ी हो गई। इरशाद आरिफ साहब, ये दिलचस्प पॉइंट, अगर हमने इरशाद आरिफ साहब, ये नवाज शरीफ साहब ने इतना जो वन साइडेड एलामिया वहां पे साइन कर दिया हमारे वजीर आजम ने, उसकी फिर वजह क्या समझ आती है? वजह ये है डॉक्टर साहब, बिल्कुल वाज़ेह वजह है। मियां नवाज शरीफ साहब और इस नौयत के जो हमारे सियासतदान हैं वो असल में ये फ़र्ज़ किए बैठे हैं कि कश्मीर का इशू हो या इंडिया के साथ ताल्लुकात का मामला हो, अगर फ़ौज का नुक्ता नज़र, इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र माना जाता है तो सियासत कमज़ोर होती है और ये लोग मजबूत होते हैं।
और अगर तिजारत इंडिया के साथ खुलती है और कश्मीर का मसला पीछे चला जाता है तो सियासतदान और सियासत मजबूत होती है और इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होती है। ये जो माइंड सेट है इसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब पिछले दौर में भी अब भी कमज़ोरी दिखा जाते हैं, कोई और वजह नहीं है, पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं है। देखिए हारिस खलीक साहब कह रहे हैं कि देखिए यहाँ एक तबका ऐसा भी है जो कहता है जो भी इंडिया कहे वो मान लें। पाकिस्तान के किसी जगह पे इंडिया का झंडा नहीं लहराया जा रहा। जिस पर इंडिया का ये स्टैंड है कि ये हमारा अटूट अंग है, वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, लाखों के जुलूसों में लहराया जाता है। इसका मतलब है पाकिस्तान की स्टैंडिंग वहाँ ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले में। अच्छा, फिर मैं एक और मिसाल दूंगा। अच्छा, ये अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं 5+1 के, ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत कुव्वत तो नहीं है अमेरिका के मुकाबले में, यूरोप के मुकाबले में। वो जो मुआहदा हुआ है वो क्या इस तरह का मुआहदा है जिस तरह कि इंडिया हमसे चाहता है कि हम उसकी बालादस्ती कबूल करें, ईरान ने उनकी बालादस्ती कबूल कर ली है? ये ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आपका उसूली मौक़िफ़ जो है वो कितना दुरुस्त है। 10 साल तक फिसाइल मटेरियल इंपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल की है बालादस्ती कबूल P5+1 की। नहीं, मैं फिर अर्ज़ करता हूं, मुझे वक्त दें। ये बताइए कि ईरान के साथ अमेरिका का तनाज़ा एटमी प्रोग्राम पे था। ये 79 से जब तनाज़ा शुरू हुआ है, इशू तो ये था कि ईरान की मौजूदा हुकूमत को वो जायज़ नहीं मानता था, ईरान के सिस्टम को वो नहीं मानता था, ईरान में वो अपनी मर्जी की इस्लाहात चाहता था, उसमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। ईरान ने एक और इशू पर मुज़ाकरात शुरू कर दिए, उसमें वादा हो गया और आज ईरान का जो वहाँ मुलायत है वो भी काबिल कबूल है, वहाँ जो सिस्टम है वो भी काबिल कबूल है। कि अमेरिका और मगरबी ताकतें ये चाहती थी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है, ईरान का जो इस्लामी रेवोल्यूशन है, उसको वहां से मार हटाया जाए, सबवर्ट किया जाए। ईरान ने जो न्यूक्लियर यानी लेवरेज इस्तेमाल किया मगरब के साथ, उसके नतीजे में ये डील ये हो गई कि जी आप न्यूक्लियर नहीं होंगे। वो साथ साथ डबल स्पीक करते रहे, वो न्यूक्लियर रास्ते पे चलते भी रहे और ये भी कहते रहे कि हम न्यूक्लियर नहीं होने लगे हैं। और इन दी एंड उन्होंने एक डील कर ली है जिसमें उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी जो है वो मगरब के सामने एस्टैब्लिश कर ली है। इसको तो फिर आप दर हकीकत ये कहेंगे एक सुपीरियर डिप्लोमेटिक नेशनलिस्टिक उनकी जो डिप्लोमेसी थी वो बड़ी इंटेलिजेंट थी। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी और सियासत है वो दर हकीकत इंतहाई यानी खाली दिमाग की और भोंडी किस्म की डिप्लोमेसी है इंडिया के साथ। मैं यही कह रहा हूं कि जो इशू था वो पीछे चला गया। ईरान ने अपना वजूद मनवा लिया उनसे। हम भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। फॉर्मली अनाउंस करने से पहले ही उन्होंने इतना लेवरेज क्रिएट कर लिया अपना जो है मिडल ईस्ट के अंदर, हिजबुल्लाह लिबनान के अंदर हो गया, शाम में असद फैमिली हो गई, इराक के अंदर उनकी बेतहाशा मिलिशियाज हो गई, गवर्नमेंट हो गई। तो उन्होंने इतना, और यमन के अंदर फौजियों को उन्होंने वो ग्रूम किया। तो इतना लेवरेज उन्होंने विदाउट हैविंग ए न्यूक्लियर वेपन, एक्चुअली डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन, उन्होंने इतना लेवरेज क्रिएट अपना कर लिया कि नाउ दे कैन बार्गेन। और अब अगर हमें तो किसी को नहीं मालूम कि किस स्टेज पे है वो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में और कितने साल लगेंगे उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने में एक्चुअली, लेकिन उन्होंने अभी उस पर सौदा भी कर लिया और $100 बिलियन उनके अनफ्रीज भी होने जा रहे हैं और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी होने जा रही है और उनकी जो लेवरेज है मिडल ईस्ट में उसको एक्सेप्ट वो बढ़ जाएगी। एक ब्रेक ले ले नाज़रीन। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या पाकिस्तान की सियासी जो क्लास है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह की पॉलिटिकल क्लास जो है, एस्ट्यूट पॉलिटिकल क्लास ईरान में पाई जाती है, पाकिस्तान में वो पॉलिटिकल क्लास नहीं पाई जाती। और दूसरा सवाल है कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि ईरान में इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल क्लास एक है और पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट जो उसके नेशनलिस्टिक स्टैंड के साथ खड़ी होती है, नेशन स्टेट के साथ, और जो सियासी जमातें हैं वो दर हकीकत अपने आप को मार्जिनलाइज फील करती हैं और दोनों इकट्ठे नहीं हैं, इसलिए ये भोंडे डिप्लोमेसी होती है हिंदुस्तान के साथ। इस पर जरा बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।